बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, यानी गौतम बुद्ध को जब गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके पश्चात उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो किस जगह पर दिया था। तो इसका जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन ए के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि मौर्य साम्राज्य का विवरण किस यूनानी दूत ने दिया था। तो मौर्य साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी नंदवंश के स्थान पर। नंदवंश के अंतिम राजा को हरा करके जो है बृहदत्त को चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और उसमें जो है यूनानी जो ये था राजा उसके दरबार से आया था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जिसका जो है जिन्होंने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम इंडिका है। और उसी में उन्होंने जो है ये यूनानी ये कह रहे हैं मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रस्तुत किया है। तो याद रखिएगा कि मेगास्थनीज था जो यूनानी राजा का दूत था। और जो है ये इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की है, तो इन्होंने जो है इंडिका की रचना की है। और जिसमें जो है मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का ये था उसका पूरा विवरण उसमें इन्होंने प्रविष्ट किया है, लिखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारे स्क्रीन पर कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह पूरी सभ्यता सिंधु और उसके सहायक नदी के आसपास फैली हुई सभ्यता थी। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। आप हमें जो है सुपर थैंक्स भेज करके हमारी टीम को जो है आप मोटिवेट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो आधुनिक पाकिस्तान में अभी स्थित है। ये इसका जो अर्थ है वह है मृतकों का टीला, यानी मृतकों का टीला इसका प्रमुख अर्थ है। ऑप्शन सी चौथा नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां है कि मोहनजोदड़ो में प्रसिद्ध नृत्य करती बालिका एक नृत्य करती हुई जो है लड़की का धातु की बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति कौन सी धातु की बनी हुई है। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई मूर्ति है नर्तकी की मूर्ति जनरली कहलाती है। जो नृत्य करने वाले होते हैं उसे नर्तकी कहा जाता है। तो ये नर्तकी की जो मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जो प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से, यह कांसा की जो है बनी हुई मूर्ति है, कांस्य धातु की, चूँकि जो है सिंधु घाटी सभ्यता को इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि उस वक्त के लोगों को कांसा का जो है ज्ञान प्राप्त हो चुका था और उससे लोग मूर्ति का निर्माण कर रहे थे। तो एक प्रश्न इससे भी बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे, जो पशुपति के रूप में, यानी ऑप्शन बी छठा नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन बी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर कौन था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह प्रमुख रूप से पूरी सभ्यता जो है एक तरह से समझिए तो आप, तो ये सभ्यता पूरी जो है यह नगर नियोजित सभ्यता थी। तो नगर नियोजित सभ्यता थी अर्थात व्यापार होता था और जो उस वक्त व्यापार का जो प्रमुख मार्ग था वह मार्ग जो है जल मार्ग ही था। तो जल मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। तो इसमें जो प्रमुख बंदरगाह नगर थे इन ऑप्शंस में से उसमें एक लोथल है जो कि अभी आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित स्थान था लोथल, और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित था। यहाँ 7वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम किसने करवाई थी। तो सबसे पहले जो है 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उसकी खुदाई का काम दयाराम सहनी जो है ऑप्शन बी के द्वारा किया गया जो है
और ये अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के पिता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो है R.D. बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, ये सारे लोग जो है अलग अलग स्थलों की ये करवाने का कार्य किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध की जो ये है जन्म है वह नेपाल के, जो आधुनिक नेपाल है उसके लुम्बिनी में हुआ था और उनके बचपन का नाम जो है उनके माता पिता ने सिद्धार्थ रखा था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ है गौतम बुद्ध का। और जो स्वामी महावीर के बचपन का नाम है वर्धमान है। याद रखिएगा, छोटे छोटे प्रश्नों में अक्सर आदमी कंफ्यूज हो जाता है और गलती करके जो है, और ख़ासकर इन दोनों के नाम में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और जैन के जो है ये 24वें तीर्थंकर महावीर के बचपन के नाम में जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बौद्ध धर्म के जो है गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ है और महावीर का नाम जो है वर्धमान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा क्या थी। जो बौद्ध धर्म के उपदेश दिए जाते थे उसके जो मुख्य भाषाएं थी उस वक्त जो बोली जाती थी वो भाषा थी पाली भाषा, यानी 10वां नंबर प्रश्न का भी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि पाली भाषा में मुख्य रूप से उस वक्त जो है सारे उपदेश दिए जाते थे। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया था वो भी पाली भाषा में ही दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो ऋग्वेद जो है यह वैदिक काल के प्रमुख ग्रंथ हैं। उसके बाद त्रिपिटक है, महाभारत है, रामायण है, ये तीनों जो है यह हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। सूत पिटक, अभिधम पिटक, ये सारे जो है त्रिपिटक ग्रंथ जो है ये बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक में आप महावीर का नाम उत्तर में कम करके आप अपने आंसर को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभ देव हैं। कौन है? ऋषभ देव हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं, 24वें तीर्थंकर के रूप में स्वामी महावीर जाने जाते हैं। और स्वामी महावीर से पहले जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं वो पार्श्वनाथ हुए हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो जैन धर्म हालांकि जो है संस्थापक ऋषभ देव है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुआ जैन धर्म को वह 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर के ये में हुआ। जैन धर्म अभी 2 ग्रुप में विभक्त है, जो है अलवार और नयनार में जो है ये विभक्त है, और उसी प्रकार जो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि महावीर का मूल नाम क्या था। हमने अभी आपको पिछले प्रश्नों में बताया है इनका मूल नाम। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा, महावीर का मूल नाम क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था। तो 1857 की क्रांति की जो घटना है उस वक्त जो मुगल सम्राट थे वो बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बहादुर शाह जफ़र जो है उस वक्त मुगल सम्राट थे। लोगों ने जब मेरठ से ये क्रांति शुरू किया और दिल्ली पहुँचे तो उन लोगों ने उन्हें अपना जो है बादशाह घोषित किया। और ये क्या बोलते हैं कि उस वक्त उनकी बादशाह थोड़ी सी जगहों में बची थी, लेकिन मेरठ के लोग जब विद्रोह करते हुए वहाँ पहुँचे तो उन्हें अपना बादशाह घोषित किया। फिर उन्हें कैद करके जो है रंगून भेज दिया गया था काले पानी की सज़ा में, और वहीं उनकी जो है मृत्यु हुई है। और उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटों को जो है अंग्रेज़ों ने बेरहमी से कत्ल करके और उनका सर जो है ये भेज दिया था बहादुर शाह जफ़र के पास। तो बहादुर शाह जफ़र ने 2 प्रमुख जो है उस वक्त बात कही थी। एक कहे थे जो है अपने बारे में उन्होंने कहे थे, क्योंकि वो एक उस वक्त के बादशाह थे, और बोले कि कितना है बदनसीब जफ़र कफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कोई यार में। यानी उन्होंने कहा कि हम इतने बड़े बादशाह होते हुए भी जहाँ हमारी बादशाही थी वहाँ हम सुकून से नहीं मर सके, वहाँ हमारी जो बॉडी है उसको कब्र के लिए जगह नहीं मिली, 2 गज जमी भी नहीं मिली कोई यार में। और फिर उन्होंने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये अपने दोनों बेटों के बारे में उनके 2 प्रमुख ये रहे हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न अक्सर बनते हैं कि उन्होंने जब उनके बेटे का ये सर कत्ल करके भेजा गया तो उन्होंने कौन सी बात कही थी। तो उन्होंने ये बात कही कि जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे
यहाँ तक कि लंदन के तक जो है हिंदुस्तान की तेग, हिंदुस्तान की तलवार चलती रहेगी। तो ये दो प्रमुख उनके ऐतिहासिक लाइन रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि कांग्रेस की स्थापना में किस अंग्रेज का विशेष योगदान रहा है। तो कांग्रेस की स्थापना में जिन अंग्रेज अधिकारी का विशेष योगदान रहा है उसमें जो नाम आता है एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का नाम आता है। ऑप्शन बी के रूप में जाने जाते हैं एओ ह्यूम जो है। और ये 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई उसमें इनका विशेष योगदान रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो यह फांसी उन्हें किस केस की में दी गई थी। तो यह फांसी उन्हें जो है ये सैंडर्स हत्याकांड में, यानी ऑप्शन सी जो है इस 16वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। सैंडर्स हत्याकांड में उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित किया था। तो कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन 1929 लाहौर में हुआ था। उसी में पूर्ण स्वराज का ये प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे 1929 के लाहौर अधिवेशन की, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कांग्रेस 1929 के अध्यक्ष था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पत्तियाँ भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग जो है इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास के पश्चात हम लोग विज्ञान, भूगोल और ये भारतीय संविधान से आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसी सेट में देखेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और आप हमें सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। सवाल है कि पत्तियाँ भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पत्तियाँ में जो है भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, पत्तियाँ अपना भोजन स्वयं बनाती है, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो है फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जाइलम उत्तक के द्वारा जो है जड़ से अवशोषित जल पत्ती तक पहुंचता है। फिर पत्ती अपना भोजन तैयार करती है। भोजन के पश्चात पत्ती जो है ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में छोड़ती है और जो है पत्ती में एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको एस्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। तो एस्टोमेटा के द्वारा जो है जो पानी बच जाता है भोजन बनाने के पश्चात, उसको भी पत्ती जो है वायुमंडल में वापस छोड़ देती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया जो है यह मुख्य रूप से जाकर के छोटी आंत में, पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, यह मुख्य रूप से छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। ऑप्शन बी जो है 19वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि पाचन की क्रिया मुख्य रूप से छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि गाय में पुनः जुगाली किस अंग में होता है, यानी गाय या जो भी इस प्रकार के जानवर हैं, गाय है, भैंस है या फिर जो भी जानवर हैं, तो वो लोग जब घास चरते हैं या फिर जो है जब वो लोग ये आप खाना दे, भूसा या जो भी, वो जल्दी जल्दी में सभी को निगल जाते हैं और निगलने के पश्चात पुनः उसे वापस ला करके और चबाते हैं, जिसको जुगाली कहा जाता है। तो यह होता है रुमेन में। ये सारे जुगाली का जो लिए जो जगह बनी है वह रुमेन है, जहाँ पर वो जुगाली के लिए ये रखते हैं, फिर वहाँ से निकाल करके जुगाली करते हैं, फिर उसके बाद उसका पाचन स्टार्ट होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अगला कि मच्छरों से फैलने वाला रोग कौन सा है। तो मच्छरों से जो मुख्य रूप से रोग फैलता है वह मलेरिया है। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि मच्छरों से फैलने वाला रोग कौन है। तो मलेरिया रोग मुख्य रूप से मच्छरों से फैलता है। 21वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन बी जाना जाता है कि मच्छरों से फैलने वाला रोग मलेरिया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि जंतु कोशिका में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है। तो कोशिका में जो कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसको कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। फिर अंदर में जो है केंद्रक होता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर जो है ये केंद्रक के बाद बीच में जो है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक बड़ा आवरण होता है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। उसको कोशिका भित्ति या सेल वाल कहते हैं, जो सेलुलोज का बना होता है, याद रखिएगा।
तो कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो यह सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जंतुओं में गैस का आदान प्रदान किस अंग से होता है। तो जंतुओं में गैस का आदान प्रदान जो है, अब चूँकि यहाँ पर जंतु पूछा जा रहा है तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। मनुष्य में पूछा जाएगा तो वहाँ पर फेफड़े होंगे, मछलियों में होगा तो गलफड़े होंगे, और केचुआ में होगा तो त्वचा होगा। लेकिन ये सभी जंतु के श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ पर हमारा उत्तर ऑप्शन डी के रूप में जाना जाएगा। त्वचा, केचुआ जो है त्वचा की सहायता से सांस लेते हैं, मनुष्य फेफड़ों से सांस लेता है, और गलफड़े से जो है मछलियाँ सांस लेती है, और ये सभी जंतुओं की श्रेणी में हैं। तो इसलिए जो है केचुआ किससे, त्वचा से, मनुष्य किससे जो है फेफड़ों से, और गलफड़ा से कौन, तो मछली। तो ये सभी जंतु है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिजली का अच्छा चालक कौन सा है, यानी बिजली को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचाने का जो बेहतरीन चालक है वो कौन है। अगर हम लोग सूखी लकड़ी से बिजली को टच करते हैं तो एक सिरा को दूसरे सिरा तक करंट नहीं आता है। वहीं अगर हम लोग लोहा, तांबा, एल्युमिनियम के से अगर हम लोग एक सिरा को टच करें तो दूसरे सिरा तक करंट पहुंचता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक, रबर और कागज़ से जो है एक सिरा से दूसरे सिरा तक विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन तांबा से जो है एक सिरा से दूसरे सिरा तक विद्युत का प्रवाह हो जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो सामान्यतः जितने भी धातु हैं, चाहे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जितने भी प्रकार के धातु है वो सभी ठोस अवस्था में पाई जाती है। केवल एक मरकरी धातु है जिसको पारा के नाम से भी जानते हैं, वह द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल के अनुसार वो कौन सा जिला है। तो बिहार स्पेशल प्रश्न भी बनेंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। सवाल हम सभी प्रकार के आप वो करा रहे हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। 26वां नंबर प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वह पश्चिमी चंपारण है, याद रखिएगा क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में अगर बिहार के सबसे बड़े जिला की बात हो तो पटना जिला जो है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, जो कि चंपारण से नील की खेती के विरुद्ध शुरू हुआ था। 3 कट्ठिया प्रथा का नाम आता है, यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे भूमि पर किसानों को जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी, उसी के विरुद्ध यह पहला गांधी जी का सफलतम सत्याग्रह था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कौन सी लोक नृत्य शैली प्रसिद्ध है। तो बिहार की जो लोक नृत्य शैली है कथकली केरल की है, जट जटिन बिहार की शैली है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह जो है गरबा गुजरात की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि बिहार में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितनी सीटें होती है। तो बिहार जो है विधानमंडल बिहार का जो है वो द्विसदनीय है, जिसमें से निचले सदन को विधानसभा कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं, जिसके सदस्यों की संख्या 243 है, और प्रत्येक 5 वर्षों पर इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है, जो कि पुनः इस साल 2025 में होने हैं। और जो ऊपरी सदन है जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बिहार विधानसभा के नाम से जानते हैं, उसके सदस्यों की संख्या 75 है, जिसका प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त होती है और उस पर पुनः निर्वाचन होते हैं। और इस तरह इसका जो कार्यकाल है 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, 75 है। हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो लगातार जितने दिनों से मुख्यमंत्री है वो बिहार विधान परिषद के ही सदस्य हैं। बिहार विधानसभा के वो सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं, वो विधान परिषद के सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की शासन व्यवस्था चला रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च की तिथि को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
जो है इंटरनेशनल योगा डे जो है यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह अभी 21 जून की तिथि को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन बी जो है 31वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक या मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो यह 1 मई की तिथि को मनाते हैं जो है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 33वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, यह विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अप्रैल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि 38वें राष्ट्रीय खेल कब शुरू हुआ था? तो 38वां राष्ट्रीय खेल की जो शुरुआत है यह मुख्य रूप से इसका 34वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है कि 38वां राष्ट्रीय खेल जो है यह 2025 में कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 28 जनवरी 2025 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रयाग महाकुंभ मेला 2025 कहाँ कब प्रक्रियार्थ आयोजित हुई? तो यह हम सभी जानते हैं कि प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला लगा था 2025 का, यह जनवरी और फरवरी महीने में प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, प्रयागराज में हुआ और ये जनवरी फरवरी के महीनों में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह कब आयोजित किया गया था? 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये सारे करंट के प्रश्न हैं, क्योंकि हम इस प्रकार के प्रश्न आपको संकलित करके दे रहे हैं ताकि किसी भी लेवल के प्रश्न आए तो आपसे नहीं छूटे। तो 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह मनाया गया है भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वहाँ मनाया गया है और ये 8 से 10 जनवरी 2025 को मनाया गया। कब? 8 से 10 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पद्म अवार्ड जो है कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो पद्म जो है 3 प्रकार के दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये तीनों अवार्ड मिलकर के पद्म अवार्ड के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, पद्मश्री जो है यह 113 लोगों को दिया गया है। कितने को? 113 को। पद्म भूषण जो है यह 19 लोगों को दिया गया है। अब पद्म विभूषण जो है यह 7 लोगों को दिया गया है। टोटल मिलाकर के कितने हो जाते हैं? तो आप इनका जब योग करेंगे तो टोटल 139 लोगों को पद्म अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, जिसमें पद्मश्री 113 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 19 लोगों को मिला है और पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि भारत रत्न पुरस्कार जो है जो दिया जाता है असाधारण कार्यों के लिए, भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। यह इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 को। बी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले एकमात्र क्रिकेटर जो हैं यह सचिन तेंदुलकर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इन्होंने जो है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले बाकी कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली नहीं, बल्कि केवल सचिन तेंदुलकर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला जो है मदर टेरेसा हैं। ऑप्शन बी सबसे सही जवाब है। दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अभी तक कवर किए हैं। इसमें मिलेंगे हम अगले सेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।